हेलो गाइस, आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंडक्टर। कंडक्टर और कंडक्टर जब किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट्स करता है, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनके अंदर कैसे होते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, बाकी कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैल्यू निकालते हैं, उसकी फॉर्मूला, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। आज हम लोग कंडक्टर के विषय में पढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज तो हमें है कंडक्टर के विषय में, क्लास 10th में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को अलाउ करे, चार्जेस को फ्लो होने दे, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। या ऐसे कह सकते हैं एक वर्ड में कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, कह सकते हैं। बहुत सारे सब्सटेंस हो, जैसे ये माइका है, ये मेटल हो गया, ये प्लास्टिक हो गए, ये वॉल हो गया, तो इन सब में इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। लेकिन किसमें फ्री है, जो भाग सके, अगर कभी हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो इजीली फ्लो कर सके, उन्हें क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो कंडक्टर में इनकी संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी कंडक्टर को, तो वो कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट्स करता है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास है। देखिए सबसे पहली पॉइंट, यदि हम बात करें कि किसी कंडक्टर को लाइक इरेगुलर शेप का हो, स्फेयर हो, कि क्यूब हो, सिलेंडर हो, व्हाटएवर जो भी शेप ये रखते हो, ऐसे मान लीजिए रख लिया हमने, ये हॉलो हो या सॉलिड, ये भी मतलब देख लीजिए, हॉलो एज वेल एज सॉलिड, इन दोनों में से कोई हो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से ऐसे आ रहा होगा और उसी में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। तो ये लाके इसमें जैसे ही रखेंगे, हमें देखने को क्या मिलता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या हो गया, जीरो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये हम लोगों ने बहुत पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में भी पढ़ा था कि इनसाइड द मैटर या इनसाइड द कंडक्टर, अगर वो मैटर कंडक्टर है तो उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये पॉइंट पहले से याद रखना है कि सॉलिड मैटर मटेरियल हो कंडक्टर में या हॉलो हो, इन दोनों में से कोई भी हो, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो नहीं है, लेकिन अंदर उसके ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। इसी को आप लोग एक नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग मतलब एक तरह का क्या होता है, प्रोटेक्शन कह सकते हैं हम लोग। तो इसके अंदर अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना और हम चाहते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो यहाँ पे, तो हम क्या करें, पूरा का पूरा रूम किस चीज़ से बना दे, मेटल से बना दे, कंडक्टर से बना दे, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाला, एटलीस्ट बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं आएगी। हाँ, अंदर इसके चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मे भी वहाँ हो, बट बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इसके अंदर क्या हो जाता है, जीरो। क्यों होता है जीरो, वो देखिए ध्यान से। अगर ये कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, प्लस, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या रहे होंगे, माइनस। तो एक प्रोसेस हमने पढ़ा था इंडक्शन, विदाउट टचिंग किसी भी दूसरे सब्सटेंस को अगर हमें चार्ज करना है तो बस एक चार्ज बॉडी को इसके पास ले आके रखें, टच नहीं कराना है। जैसे ही पास रखेंगे इसके सारे के सारे चार्ज उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट, अपोजिट वाले। जैसे ये प्लस है इधर, तो इधर कौन सा अट्रैक्शन हो जाएगा, किसका, नेगेटिव वालों का, और इधर किसका हो जाएगा, पॉजिटिव वालों का। पॉजिटिव खैर मूव नहीं करता, याद रखें, कभी भी प्लस नहीं भागते, क्योंकि वो न्यूक्लियस में होते हैं। कौन भागता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, तो प्लस नहीं भागते। तो यहाँ प्लस आया कैसे, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, तो यहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेस ऑफ क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो ये प्लस इधर हो गया और इधर क्या हो गया, माइनस। अब सोचिए कि इन प्लस और इस माइनस का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि ढेर सारे प्लस इधर हो गए और इधर क्या हो गया, माइनस। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये चार्जेस जो आए हैं, ये चार्जेस कौन से हैं, माइनस या प्लस वाले, इन चार्जेस को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे या इंड्यूस्ड चार्जेस कह लेते हैं। और इन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, ई इंटरनल, क्योंकि बॉडी के अंदर बना है और वो किधर जा रहा है, अपोज कर रहा है किसका, एक्सटर्नल का। इसको हम लोग ई एक्सटर्नल लिख लेते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, बॉडी के अंदर अपने आप प्लस माइनस क्या हो गए, इंड्यूस्ड हो गए, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। तो सोचिए कि इसके अंदर जो ये वाली एक्सटर्नल आती है ऐसे, और ये इंटरनल खुद ऐसे दे रहा है, ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो ये दोनों कट करके हो जाते हैं अंदर, नेट वाला नेट हो जाता है जीरो, लेकिन इंड्यूस्ड है। ठीक है, तो वो इंड्यूस्ड इस एक्सटर्नल से कैंसिल आउट होकर क्या बन जाता है, नेट जीरो। दैट्स वाई इनसाइड द मेटल, सॉलिड और हॉलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो व्हेन दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
पहली प्रॉपर्टी समझ में आई। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी एक्सटर्नल फील्ड में अगर मेटल रखा जाता है, कंडक्टर है, तो उसमें इंडक्शन की वजह से एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इंटरनली, जो एक्सटर्नल को कैंसिल करता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल क्या दे देता है, वो 0। पहली बात याद रहेगी, हमेशा ये होगा, कभी भी कोई चेंज इसमें नहीं आने वाला है, चाहे जिस स्ट्रक्चर का बॉडी हो। ऐसा नहीं कि बॉडी की स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अगर बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या हम ये लिख सकते हैं गॉस थ्योरम से अकॉर्डिंग? गॉस थ्योरम क्या कहते थे? E डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल में क्या हो गया था, 0, तो ये जब 0 हो जाएगा तो क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, 0। सोचिए, मेटल के अंदर का चार्ज क्या हो गया, इनक्लोज्ड वाला 0। तो एक चीज और पॉइंट बना हमारा, दूसरा पॉइंट। पहला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। अगर हम किसी भी इरेगुलर शेप या रेगुलर शेप में जो भी बॉडी हो, मेटल होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इसके अंदर जो इनक्लोज चार्ज होता है वो 0 होता है। इट मीन्स कि जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा, तो क्या इस बॉडी से अंदर से जाएगा? नहीं, तो ये यहाँ तक गायब रहेगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ तक गायब, ऐसे होता है। ठीक, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर का चार्ज भी 0 हो गया। इसका एक रिजल्ट निकलता है, जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास एक बॉडी है, हमने इसको बाहर एक प्लस चार्ज दिया, सॉलिड है, सपोज सॉलिड भी है और क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर बात करेंगे तो इसकी थ्योरी मैंने एक बार बताई थी कि अगर सॉलिड कंडक्टर हो तो इस पे दिया गया चार्ज कहाँ पे रिसाइड्स हो जाता है, इसके आउटर सरफेस पर हमेशा। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर चार्ज क्या है, 0, और मेटल के अंदर चार्ज अगर 0 है तो अगर हमें गासियन सरफेस बनाएं और पूछे इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो 0 बोलेंगे। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा, 0। तो कहाँ गया सब सारा का सारा बाहर रहा होगा। तो इससे एक रिजल्ट मिलता है कि हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर 0 बोले हैं तो उसके अंदर इनक्लोज चार्ज कितना होता है, 0। तो गया कहाँ सारा चार्ज, बाहर। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे हम लोग, आइसोलेटेड कंडक्टर अगर हो और इसको हम चार्ज दें तो सारा का सारा कंप्लीट चार्ज, टोटल गिवन चार्ज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। ये छोटी सी बात, एक नया रिजल्ट मिला कि यदि हम किसी चार्ज को किसी कंडक्टर में देते हैं और वो कंडक्टर आइसोलेटेड हो, मतलब किसी से ना जुड़ा हो ना किसी के साथ क्या हो, कनेक्ट, ऐसे मतलब कनेक्ट नहीं हो, अकेला हो, तो इसको दिया गया चार्ज सारा का सारा कहाँ चला जाता है, हमेशा सरफेस के ऊपर चला जाता है। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट्स हमारे पास हुआ कि आइसोलेटेड कंडक्टर का सारा चार्ज सरफेस पे जाता है, और पहला क्या था कि एक्सटर्नल फील्ड में अगर रखा जाए तो इसके इंटरनली अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक, नेक्स्ट, कोई भी कंडक्टर अगर है, जो भी कंडक्टर हो, जैसे हम एक रेगुलर में लेते हैं स्फीयर, इसको हमने चार्ज दिया बाहर से, कोई भी चार्ज, तो वो कहाँ से रिसाइड्स हो जाएगा, बाहर, ऐसे। अच्छा हाँ, एक चीज़ हम बार बार बोलते हैं कि इसको प्लस चार्ज दिए, प्लस चार्ज कभी ऐसे फैलेगा नहीं, क्योंकि प्लस तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, और न्यूक्लियस मूव नहीं करता, मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बोलते हैं कि प्लस चार्ज देते हैं, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, समझ में आई बात। और माइनस चार्ज करेंगे तो माइनस दे सकते हैं हम लोग, तो माइनस देते हैं, लेकिन प्लस देते नहीं है। प्लस के लिए क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेना। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो हर जगह से खींचा जाएगा, तो सबकी जगह डोमिनेटिंग पार्ट किसका आ जाएगा, प्रोटॉन का। तो ये प्लस दिखने लगते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि हमने क्या दे दिया है, प्लस। ओके, इस पे प्लस चार्ज दिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इससे बाहर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर निकल रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से कितने डिग्री पर होता है, 90, ठीक है। और हमने एक चीज पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो सरफेस था, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है, तो ये सरफेस कौन सी सरफेस हुई, इक्विपोटेंशियल हुई कि नहीं, 100% हुई। और हम डेरिवेशन भी कर चुके हैं कि ये शेल हो या कंडक्टर हो सॉलिड वाला, उसमें अगर सरफेस पे कहीं पोटेंशियल निकाले तो क्या आता है, KQ/R। हर जगह आता है ना, यहाँ यहाँ यहाँ, तो हर जगह सेम है। तो ये कंडक्टर का सरफेस कैसा बिहेव करेगा,
इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा बिहेव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कंडक्टर का कंडक्टर सरफेस बिहेव एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी मेटल किसी भी स्ट्रक्चर का ऐसा भी है तो आपका यहाँ कहीं पर भी बात की जाए हर जगह पोटेंशियल क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। कितने क्या बराबर, जितना अंदर होता है उतना ही सरफेस पे होता है। ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है। भले इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो लेकिन पोटेंशियल क्या रहती है, कांस्टेंट। किसके बराबर, सरफेस के बराबर, ठीक। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इंडक्शन वाले पार्ट में। जैसे हमें दिया है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P for the given figure and the figure is like एक स्फीयर दिया है ऐसा सर्कल टाइप का, और इन्होंने यहाँ पर पॉइंट C लिखा है सेंटर, और इससे दूर एक पॉइंट P यहाँ लिया है, और बाहर कोई एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि बताइए सिस्टम के लिए जो दिया गया है इसकी रेडियस मान लीजिए कितना है, कैपिटल R, और इस सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं x, और इसकी दूरी मान लेते हैं पॉइंट पे दिया है L, ठीक है। अब कहानी क्या है, पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एट पॉइंट P फॉर द गिवन सिस्टम। बहुत क्लियरली देखिए कहानी ये थी कि अगर बाहर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चारों तरफ फेंकेगा, इधर 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 हर जगह। तो ये कहाँ माना जाएगा, सरफेस कंडक्टर कहाँ रखा गया, ये खैर कंडक्टर है, कंडक्टर, और पहले से इसको कोई चार्ज नहीं दिया गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, न्यूट्रल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये कंडक्टर है, पहले से न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं दिया गया है, और बाहर एक चार्ज रखा गया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ निकलेगी। मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंडक्टर क्या है, रखा गया है, ठीक। अगर रखा गया है तो क्या होगा, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी जीरो। सिंपल सा आंसर हो गया। बची बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो पोटेंशियल जीरो जरूरी नहीं है। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जीरो हो वहाँ पोटेंशियल जीरो जरूरी नहीं है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इस जगह का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो देखिए कितना आसानी से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, मान लीजिए P पे निकालना है, तो हमने ये कंडक्टर लिया है ना, और एक कहानी हमने बहुत पहले से पढ़ा है, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल में देखिएगा कि इनसाइड कहीं पर भी रहिए पोटेंशियल क्या होती है, सेम। तो यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल क्या होगी, सेम। तो हम VC = VP लिख सकते हैं आराम से, और C पर पोटेंशियल लिख लीजिए, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, वही तो इसका होगा। तो C कितना दूर है, x है ना, तो कितना लिख लेंगे, KQ/R। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का KQ/R, तो R कितना लेंगे, उस Q से C की दूरी x। ये देखिए पोटेंशियल हो गया किसका, P का पोटेंशियल KQ/x, P का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर के है। समझ में आया। इसी में एक दूसरा पार्ट पूछता है, ये तो हो गया कि बस इतना दिया रहता है कि उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अब पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब हमने अभी पढ़ा ना कि अगर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उसमें इंडक्शन हो जाता है, तो इसमें भी तो इंडक्शन होगा। तो इंडक्शन कैसे होगा, देखिए इधर प्लस चार्ज है तो इस पूरे हाफ पर क्या जाएगा, इधर पास में माइनस आएगा कि नहीं आएगा, और इधर क्या बचेगा फिर एक्सेस में प्लस, ठीक है। अगेन प्लस दिया नहीं जाता, यहाँ से माइनस क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ये हो गया। ये इंडक्शन वाला पार्ट हो गया है। इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें नहीं चाहिए, इसका काम हो चुका है, ये वाले दोनों हो गए। अब हम लिखने जा रहे हैं इंड्यूस्ड की वजह से। तो पहले इंड्यूस्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू, अच्छा बताइए यहाँ कैपिटल Q है तो कितना माइनस ये बना सकता है इस तरफ, इसी की जैसा ना। तो यहाँ माइनस चार्ज होगा और उसी के बराबर यहाँ प्लस चार्ज होंगे, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना था, जीरो। पहले टोटल की बात हो रही थी ना,
तो टोटल अगर जीरो, इसका मतलब कि ये जितना पहले ये अच्छा देता कि नहीं देता, अगर नहीं कुछ होता कंडक्टर सोच लीजिए, तो ये प्लस चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देता ऐसा, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या है, जीरो। ये तभी पॉसिबल है कि कोई इसके बराबर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, यही मतलब हुआ ना। तो सिंपली सोचिए कौन है जो इधर देगा, या कौन होगा जो दिया था इसकी वैल्यू को कट करके, क्योंकि इसके पहले वाला आंसर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था, जीरो, और जीरो तभी होगा जब इसके इफेक्ट को, इस वाले इफेक्ट को कोई काटने वाला इधर रहा हो। कौन काट सकता है, यही इंड्यूस्ड वाले। देखिए ये प्लस है, इधर धक्का देंगे, ये माइनस खींचेगा तो नेट उधर ही होता ना। तो क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था या आता, उसी के बराबर नहीं इधर लिखते हैं लोग, उसी के बराबर नहीं ये लोग बनाए होंगे कि हाँ कैंसिल आउट हो जाए, तो हम लिखते ईपी इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से बराबर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट। मतलब ये लोग इधर देते हैं ये चार्ज, तो इंड्यूस्ड वाले किधर देते हैं, इधर देते हैं। तो खैर इंड्यूस्ड का हम अगर नहीं निकाल पाते तो इसका निकाल लें, उसी के बराबर लिख देते हैं। तो वो कितना देता बेचारा, यहाँ पर कितना दूर है ये, एल डिस्टेंस पे है ना, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, एल, तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। साइन लगा दें, अगर हम लोग नहीं लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन को अगर ना लिखे तो क्या लिखेंगे, टूवर्ड्स कैपिटल क्यू। देखिए कैपिटल क्यू की तरफ ही तो आंसर आता ना, किसकी वजह से, इंड्यूस्ड की वजह से। समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है। अब बात करें पोटेंशियल, चलिए पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, कौन सा, P का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू C का पोटेंशियल। अच्छा, इस जगह पे जो पोटेंशियल आता वो इसका भी होता, ठीक, और ये जो इंड्यूस्ड हुए इनका भी होता। तो हम ये लिख सकते हैं Vp का पोटेंशियल बराबर V पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज एट पॉइंट दिस प्लस V ड्यू टू इंड्यूस्ड। छोटी सी कहानी है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं हम लोग, और कॉम्प्लेक्स जो पार्ट बन रहा है उसको सिंपल करते हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हमें दूसरी बार किससे निकालना है, इंड्यूस्ड से। तो इंड्यूस्ड का अकेले ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कितना इंड्यूस्ड हुआ है चार्ज वो तो पता ही नहीं, तो हम सीधे लिखते हैं के क्यू इंड्यूस्ड वाला अपॉन आर, खत्म हो जाता है आंसर। लेकिन हमें तो यही नहीं पता ना कितना इंड्यूस्ड हुआ है चार्ज, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या है, सेम एज यूजुअल जो पहले होता था अभी भी वही होगा। दूसरी बात, इस P का पोटेंशियल बराबर, तो इस जगह पे पोटेंशियल कौन कौन है जो देगा, एक तो ये देता, दूसरे जो ये इंड्यूस्ड हुए हैं ये लोग भी देते हैं, तो नेट कितना होता, तो हम लिखते हैं इस जगह का नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। और हमें किसकी वजह से निकालना है, सिर्फ पोटेंशियल इंड्यूस्ड की वजह से, तो यही ना निकालना होगा मतलब, तो इसको पकड़ लीजिए, V इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो Vp माइनस VQ, ठीक है। Vp कितना निकली थी इसके पहले, पोटेंशियल एट P पॉइंट, वो निकला था KQ बाई एक्स, पीछे वाले टर्म का, फिर माइनस V एट Q, V ड्यू टू Q, इस पॉइंट पर कितना लिखेंगे, KQ बाई L, है ना, L है ना डिस्टेंस, देखिए इससे कितना दूर है, L है। फिर इसके बाद सही से अगर देखा तो कॉमन ले जाएगा KQ, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/x माइनस 1/L, ये आ गया पोटेंशियल, किसकी वजह से, इंड्यूस्ड की वजह से, सही है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम जिसमें हम काफ़ी चीज़ सीखे हैं। पहली चीज़ तो ये कि पोटेंशियल ड्यू टू, सिर्फ अगर देता कि इस चार्ज से बताइए तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, पोटेंशियल हम इसकी वजह से यहाँ निकाल लेते, उसी को हम इसका बोल देते, ठीक, खत्म हो जाता वो। बची बात इंड्यूस्ड की, तो इंड्यूस्ड वाले पार्ट में थोड़ा सा कहानी ये है कि पहले इंडक्शन करा लीजिए। हमें नहीं पता कि ये चार्ज जो आया है क्यू इंड्यूस्ड वाला ये है कितना, अगर ये पता चल जाता है डायरेक्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के क्यू इंड्यूस्ड बाई आर स्क्वायर करते खत्म, पोटेंशियल के लिए के क्यू इंड्यूस्ड बाई आर करते खत्म। लेकिन हमें क्यू इंड्यूस्ड पता ही नहीं है, तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से अगर निकालना है तो सोचिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना है जीरो, ये तो देता ही देता, लेकिन इसको कट कौन करने वाला है, ये चार्ज जो बने हैं ना इधर वाले, तो वही वाले इसके बराबर होंगे, तो हम इंड्यूस्ड का ना निकाल कर हम किसका निकाल लेते, इसकी वजह से बोल देते इंड्यूस्ड का, वही है, बस डायरेक्शन पलट देते। तो ई इंड्यूस्ड बराबर ई ड्यू टू दैट चार्ज, लेकिन ये इधर होता इसलिए हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे, और हमने नेक्स्ट वाले में प्लस लिखा है साइन, लेकिन डायरेक्शन हमने मार्क किया ना, अगर डायरेक्शन ना मार्क करना था तो माइनस लगाते खत्म हो जाता है आंसर, ठीक।
पोटेंशियल के लिए पहला कॉन्सेप्ट क्या लगा कि यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। दूसरा पार्ट क्या हुआ कि इस जगह का पोटेंशियल सिर्फ निकालना होता है हमें अलग से सोच कर, तो क्या होता है इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक ये चार्ज, एक माइनस वाले चार्ज और एक प्लस वाले चार्ज। तो माइनस प्लस वाले तो इंड्यूस्ड चार्ज है ना, तो हमने लिखा कि इस जगह का पोटेंशियल बराबर ये इंड्यूस्ड वाले चार्ज का पोटेंशियल प्लस इस क्यू की वजह से पोटेंशियल। इक्वेशन सिंपल बन गया। बस इसको सॉल्व करने के लिए ये निकालना था, इसको एक तरफ करते हैं, इनको उधर भेज देते हैं। वीपी पहले पता था, पिछले क्वेश्चन में निकाला था, और यहाँ से वी क्यू निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इस क्यू की वजह से यहाँ का पोटेंशियल, तो ये दूरी लेंगे के क्यू बाई दिस डिस्टेंस, बस कॉमन लेके सॉल्व कर लिया। ये आंसर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये सिंपल सा एक फिनोमेना है, कैपेसिटर में बहुत यूज होता है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम चार्ज किसी बॉडी को देते हैं या दो बॉडी के पास चार्ज पहले से है और हम चाहते हैं कि इन बॉडी को आपस में टच कराया जाए किसी वायर से, किसी कंडक्टर से, और उसके बाद इनको फिर से अलग कर दिया जाए, तो नए चार्ज इन पे क्या होंगे। ठीक है, तो अपना प्रॉब्लम जो हेडिंग है वो क्या है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करें, इसमें करते हैं कि जैसे एक बॉडी है मान लीजिए ए, एक दूसरी बॉडी है बी, इनका डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, अलग अलग है, हमें वो पता नहीं है। मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है आर ए, इसकी आर बी है। इसके पास पहले चार्ज कितना था क्यू ए, इसके पास चार्ज कितना था क्यू बी, अलग अलग थे। फिर इनको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, किससे, कंडक्टिंग वायर से। कनेक्ट विद कनेक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या हुआ, करंट उसमें से फ्लो कर सकते हैं, तो कनेक्ट कराया गया होगा ऐसे, ये कनेक्ट हो गया। तो अब इस पे चार्ज क्या हो गया होगा नया, मान लेते हैं क्यू ए स्मॉल में, और इस पे चार्ज कितना हो गया होगा क्यू बी। क्यों चार्ज बदल गए होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा चार्ज रहा होगा, इसमें कम रहा होगा, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की बात आती है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है फॉर्मूला के क्यू बाई आर, क्यू ज़्यादा तो पोटेंशियल ज़्यादा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज क्या होता है, फ्लो करता है। तो वो चार्ज इधर से इधर या इधर से इधर गया होगा, तो नए चार्ज क्या हो गए होंगे क्यू ए और क्यू बी। अब देखिए ये कब तक फ्लो होता है, जब तक इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल आपस में क्या ना हो जाए, बराबर। जैसे ही बराबर हो उसी में चार्ज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, तो एक चीज़ तो ये लिख सकते हैं ना खुद से, पहले का चार्ज टोटल ये रहा होगा, बाद का चार्ज क्या रहा होगा, इन दोनों का सम, टोटल सिस्टम का। चार्ज सिर्फ एक बॉडी से इधर उधर गया, लेकिन ये नहीं कि चार्ज बाहर चला गया, खत्म हो गया। इस पे मान लीजिए 10 रहा होगा, इस पे 5, तो अभी टोटल कितना 15। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से चला गया 4, तो यहाँ बचा 6, यहाँ कितना हो गया 9, तो अभी भी कितना है 15 ही है। तो दोनों का सम आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। तो एक इक्वेशन ये बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्या लिखेंगे, क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल्स टू क्यू ए स्मॉल क्यू बी, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई हमारे पास कहानी इसकी। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, ए का लिख रहे हैं पहले पोटेंशियल, ऐसे लिख ले पहले, वी ए इक्वल टू वी बी जो लिखे थे, वी मतलब के क्यू बाई आर, आर रेडियस कितना लिया है आर ए, तो चार्ज भी ए का लेंगे। ये सरफेस वाली पोटेंशियल है, आपको याद होगा फॉर्मूला, रेडियस नीचे रहता था, डी इक्वल टू के क्यू बी बाई आर बी, के ने के को मार दिया, तो यहाँ से क्या मिला, क्यू ए बाई क्यू बी इक्वल टू आर ए बाई आर बी। ये रेशियो आया। इसका मतलब सिंपली क्या दिख रहा है कि जिसका ज़्यादा रेडियस होगा उस पर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस कम होगा उस पर चार्ज क्या होगा, कम होगा। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या, क्यू ए इक्वल टू क्यू ए इक्वल टू क्यू बी, यहाँ लाइए तो आर ए अपॉन आर बी इंटू क्यू बी, इक्वेशन बन सकता है। यही क्यू ए ला के इसमें रख दीजिए, तो यहाँ ला के रखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, लिखिए ऑन सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको ले लेंगे क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू स्मॉल क्यू ए
क्यू ए की वैल्यू यहाँ से उठाइए तो क्यू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ए आर बी क्यू बी प्लस, और यहाँ पे लास्ट में क्या बचा है, क्यू बी। ठीक है, तो क्यू बी कॉमन कर लीजिए, यहाँ से क्यू बी कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, आर ए बाई आर बी, और यहाँ से बचेगा 1, और उधर कौन लोग है, क्यू ए प्लस क्यू बी बचे हैं लोग, है ना। फिर क्या करें, क्यू बी बस निकालना है, तो क्यू बी की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बी इक्वल्स टू, इनको उधर भेज दीजिए, तो देखिए उधर क्या है, क्यू ए प्लस क्यू बी, इनको हम एलसीएम लेके जोड़ के भेजेंगे डायरेक्ट, देखिएगा कैसे। इनका एलसीएम कितना ले ले, आर बी, तो आर बी नीचे हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो आर बी ऊपर गया डिवाइडेड बाई आर बी यहाँ आएगा तो आर ए प्लस आर बी हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद इसको भेजेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बचा किसका, क्यू बी इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू बी इंटू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी। यही क्यू बी उठाकर अगर हम इसमें रख दें, स्मॉल क्यू बी था ना, ये स्मॉल क्यू बी, ये स्मॉल क्यू बी निकल गया हमें कि नीचे वाले में इस पर चार्ज कितना आया, तो उस वाले पे कैसे निकालेंगे, इसी क्यू बी की वैल्यू इसमें रखिए, उसमें मत रखिए, यहाँ रखिए, तो क्यू ए आ जाएगा, तो देखिए क्यू ए कितना हो जाएगा, क्यू ए बराबर आर ए आर बी इंटू क्यू बी, तो क्यू बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, कैपिटल क्यू कैपिटल बी ब्रैकेट इंटू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी, तो आर बी ने आर बी को मार दिया, तो क्यू बी कितना बचा, क्यू बी को ये लिख ले, सॉरी क्यू ए, ये क्यू ए ना, क्यू ए जस्ट इसी के नीचे लिख लेते हैं, क्यू ए बराबर कितना होगा, क्यू ए क्यू बी ब्रैकेट में आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी। याद करना, देखिए कितना इजी है, जब क्यू बी लिख रहे हैं तो यहाँ आर बी है, बाकी सब कुछ सेम है, क्यू ए प्लस क्यू बी आर ए प्लस आर बी, क्यू ए प्लस क्यू बी आर ए प्लस आर बी, ऊपर जब क्यू ए है तो आर ए और क्यू बी है तो आर बी, सिंपली। तो नए चार्जेस हो गए ये दोनों यहाँ पे। ठीक, तो ये चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन था। बहुत क्वेश्चन नीट में, जेई में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे बेस्ड शॉर्टकट में, है ना। तो आगे इसका एक केस बना लेते हैं, केस जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होगा हमारे, और किया भी होगा एक बार हम लोगों ने, कि जब दो कंडक्टर को आपस में टच करा के हटाते हैं तो चार्जेस उस पर क्या हो जाते हैं, हमने बताया था कि अगर सिमेट्रिक हो, सिमिलर हो बॉडी, तो क्या हो जाते हैं, आधा आधा बटे जाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए इसको, तो इफ बोथ बॉडी हैव सेम रेडियस, मतलब आर इज इक्वल्स टू आर बी, मान लेते हैं क्या आर है दोनों की वैल्यू, तो क्यू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इज हियर क्यू ए प्लस क्यू बी इंटू आर ए प्लस आर बी था, है ना, यही तो फॉर्मूला था। अब हमें आर बी आर ए की वैल्यू को आर ए लिखना है, तो आर ए हटा दीजिए, आर कर दीजिए, आर बी हटा के आर कर दीजिए, आर ए हटा के आर कर दीजिए, तो देखिए आर ऊपर आर आर प्लस टू आर, तो एक आर कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो कितना बचा, क्यू ए प्लस क्यू बी बाई 2। आपको याद होगा जब हम लोग कूलम्ब्स फोर्स कर रहे थे तो एक बार एक बॉडी को कनेक्ट करा के ऐसे किया गया था, तो वहाँ बोला था मैंने कि दो चार्जेस को अगर जोड़ दे और उनका हाफ कर दे तो वो दोनों बॉडी को क्या कर जाता है, मिल जाता है। तो एक को तो इतना मिल गया, देखिए दूसरे को भी इतना ही मिलेगा। क्यू बी निकालें, ईयर क्यू बी इज क्यू ए क्यू बी इंटू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी। फिर से वही काम कर लीजिए, आर ए बी को आर ए को आर बी को आर, तो देखिए आर टू आर, तो आर से आर कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो कितना हो गया क्यू ए प्लस क्यू बी बाई 2। यही तो किया करते थे हम लोग। बाद में दोनों बॉडी पे देखिए चार्ज सेम है, लेकिन कब, जब बॉडी क्या हो, सिमिलर हो, अदरवाइज नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर। तो ये थी हमारे पास आज की कहानी कंडक्टर का, कि अगर हम बॉडी को क्या करें, किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं, कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। निकालना कैसे होगा, क्वेश्चंस किया हम लोगों ने, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, और क्वेश्चंस हम लोग इस पर करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।